मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, इससे जो पूर्व कक्षा हुई थी उस कक्षा में हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ रहे थे, मूल्य का अंकन कर रहे थे। उसमें हमने बहुत कुछ विषयों के बारे में चर्चा की और आज हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में जो शेष रह गया था, जो गुणात्मक, परिमाणात्मक जो मूल्यांकन होता है, उन सब के बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये जो मूल्यांकन होता है ना, उस मूल्यांकन की जो परिमाणात्मक प्रविधियां या संख्यात्मक जो प्रविधियां होती है, उनको हम प्रारंभ करते हैं। मूल्यांकन की परिमाणात्मक प्रविधियां या संख्यात्मक प्रविधियां। देखो, मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, एक तो ज्ञानात्मक संबंधी होता है और एक होता है क्रियात्मक संबंधी। देखिए, इसी के अभी हम बात कर रहे हैं। जो मूल्यांकन होता है, उस मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, एक होता है परिमाणात्मक और एक होता है गुणात्मक। ये तो हो गया गुणात्मक, और एक हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? परिमाणात्मक। ठीक है, परिमाणात्मक की बात करें तो परिमाणात्मक या संख्यात्मक जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। परिमाणात्मक मूल्यांकन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक का नाम है ज्ञानात्मक, एक का होता है क्रियात्मक। ज्ञानात्मक होता है एक और एक होता है क्रियात्मक। कौन कौन से होता है? ज्ञानात्मक व क्रियात्मक। ज्ञानात्मक की बात करें तो ज्ञानात्मक जो मूल्यांकन होता है वह मौखिक परीक्षा से संबंधित एवं लिखित परीक्षा से संबंधित दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का। ज्ञानात्मक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है मौखिक, एक होता है लिखित। कौन कौन सा होता है? मौखिक एवं लिखित। मौखिक की बात करें तो मौखिक कौन कौन सी होती है? शलाका के माध्यम से, शलाका एक होता है शास्त्रार्थ के माध्यम से, एक संवाद के माध्यम से, प्रश्नावली, भाषण, वाचन यानी चयनित अंश का वचन। या वाचन का मतलब बोलना नहीं है, यानी जो टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक पे ही चर्चा करना। परीक्षा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ज्ञानात्मक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ज्ञानात्मक, मौखिक एवं लिखित। मौखिक का मतलब देखो, सबसे पहले शलाका। शलाका क्या होती है कि पहले शास्त्रार्थ का जो कार्य होता है शलाका के माध्यम से होता था, जिसमें एक जो भी शास्त्र होता था उसकी शलाका होती थी। उसमें एक शलाका यानी पेन की जैसे एक नुकीली एक शलाका होती थी, उसमें रख दी जाती थी। जहां से उसको निकाला जाता था वहां से ही शास्त्र को प्रारंभ कर दिया जाता था। वहीं से जो कंपटीशन होता था वो प्रारंभ होता था। आज भी ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। मौखिक परीक्षा है, कौन सी परीक्षा है? शलाका। एक है शास्त्रार्थ, यानी दो व्यक्तियों के बीच में शास्त्रार्थ का कार्य करवाना, संवाद करवाना, प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न पूछना और भाषण से संबंधित और वाचन के आधार पर मौखिक परीक्षा का निर्धारण किया जाता है। देखिए, एक लिखित परीक्षा होती है। एक परीक्षा का नाम क्या है? लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है लिखित वस्तुनिष्ठ, एक होती है निबंधात्मक। अच्छा, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। लिखित जो परीक्षा होती है उसके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। कौन कौन सा? पहला प्रकार है जिसका नाम है वस्तुनिष्ठ और दूसरे प्रकार का नाम क्या है? निबंधात्मक। ठीक है। अच्छा, देखिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार जो होता है, निबंधात्मक तो आप सब जानते ही हैं। निबंधात्मक की बात करें तो निबंधात्मक प्रश्नों का प्रकार आप जानते ही हैं। वस्तुनिष्ठ की बात करें तो वस्तुनिष्ठ जो होता है दो प्रकार से होता है। ये भी कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक तो होता है प्रत्याभिस्मरणम और एक होता है प्रत्यभिज्ञानम। एक तो प्रत्यास्मरण आधारित और एक होता है प्रत्यय अभिज्ञान से आधारित। प्रत्यस्मरण से आधारित, स्मरण से आधारित और अभिज्ञान से आधारित। यह कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। क और ख। कौन कौन सा? एक तो हो गया प्रत्यस्मरण आधारित और एक होता है कौन सा? प्रत्यभिज्ञान से आधारित। प्रत्यस्मरण की बात करें तो एक तो होता है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। यहाँ प्रश्नों का जो प्रकार होता है कैसा होता है? एक तो रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, साधारणतया सरल प्रश्न, स्मृति आधारित प्रश्न और सादृश्य अनुभव प्रश्न। प्रश्नों की बात करूं, प्रत्यस्मरण में प्रत्यस्मरण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं? रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न होते हैं, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। साधारण या प्रश्न, सरल, स्मृति से आधारित प्रश्न और सादृश्य अनुभव से आधारित प्रश्न।
ये कौन से होते हैं? प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न। एक होता है प्रत्यय विज्ञान आधारित प्रश्न। तो प्रत्यय विज्ञान से आधारित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के बहुविकल्पात्मक और तुल्य समानता प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और इनकी बात करें तो एक प्रकार तो कौन सा है इनका? बहुविकल्पात्मक। और एक कौन सा होता है? तुल्य समानता। देखिए, अच्छा यहाँ देखिए बहुविकल्पात्मक की बात करें तो यहाँ जो एक तो होता है प्रश्न जो होता है ना बहुविकल्पात्मक प्रश्न, तो यहाँ एक तो एकांतर, जो प्रश्नों का प्रकार होता है एकांतर होता है, एक प्रत्युत्तर सत्य असत्य के प्रश्न होते हैं, एक सादृश्य अनुभव के प्रश्न होते हैं। तुल्य समानता की बात करें तो मिलान पद वाले जैसे वर्गीकरण करना या विभेदीकरण करना, यानी ये किसके भेद होते हैं? तुल्य समानता के होते हैं। तुल्य समानता की बात करें तो मिलान पद से संबंधित होते हैं, एक तो वर्गीकरण करो और एक होता है विभेदीकरण करना। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, परिमाणात्मक जो प्रविधियां होती है उनके माध्यम से किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है? मूल्यांकन 2 प्रकार से होता है, एक तो परिमाणात्मक होता है, एक होता है क्रियात्मक, एक तो परिमाणात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है। परिमाणात्मक की बात करें तो परिमाणात्मक मूल्यांकन 2 प्रकार से होता है, ज्ञानात्मक संबंधी और क्रियात्मक संबंधी। ज्ञानात्मक की बात करें तो ज्ञानात्मक 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कौन कौन सा होता है? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। मौखिक की बात करें तो मौखिक होता है सलाहका से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, वाचन के माध्यम से। अच्छा, लिखित की बात करें तो लिखित 2 प्रकार से होता है, एक तो वस्तुनिष्ठ के आधार पर, एक होता है निबंधात्मक आधार पर। अच्छा, वस्तुनिष्ठ 2 प्रकार का होता है, प्रत्ययस्मरण से आधारित और प्रत्यय विज्ञान से आधारित। प्रत्ययस्मरण की बात करें तो प्रत्ययस्मरण से आधारित होते हैं 4 प्रकार के। रिक्त स्थान की पूर्ति के प्रश्न होते हैं, साधारणतया सरल प्रश्न होते हैं, स्मृति से आधारित प्रश्न होते हैं और सादृश्य अनुभव से संबंधित प्रश्न होते हैं। अच्छा, प्रत्यय विज्ञान आधारित जो प्रश्न है उनकी बात करें तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला प्रकार है जिसका नाम है बहुविकल्पात्मक और दूसरे का प्रकार का नाम है तुल्य समानता। पहला कौन सा है? बहुविकल्पात्मक और दूसरा कौन सा है? तुल्य समानता। बहुविकल्पात्मक की बात करें तो प्रश्न जो होता है यहाँ पर एकांतर होता है, एक तो एकांतर संबंधित प्रश्न होते हैं, एक होते हैं प्रत्युत्तर, उत्तर या प्रत्युत्तर सत्य असत्य संबंधित प्रश्न होते हैं और सादृश्य अनुभव से संबंधित प्रश्न होते हैं। यानी एकांतर प्रश्न होते हैं, प्रत्युत्तर यानी सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न होते हैं, सादृश्य अनुभव से संबंधित प्रश्न होते हैं। एक होता है तुल्य समानता, यानी यहाँ तुल्य समानता में एक तो मिलान पद वाले प्रश्न होते हैं, वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं और विभेदीकरण से संबंधित क्या होते हैं? प्रश्न होते हैं। इसी के साथ कार्य कौन सा होता है? ज्ञानात्मक संबंधी। दूसरा होता है क्रियात्मक संबंधित। क्रियात्मक संबंधी प्रश्नों की बात करें तो यहाँ जो क्रियात्मक मौखिक परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा होती है। क्रियात्मक का मतलब यहाँ क्रियात्मक मौखिक परीक्षा होती है, यानी क्रियाओं के माध्यम से। तो क्रिया कैसे की जाती है? या तो मौखिक क्रिया होती है या प्रायोगिक परीक्षा होती है। क्रियात्मक संबंधी की बात करें तो क्रियात्मक कैसा होता है? या तो मौखिक परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा। मौखिक या प्रायोगिक परीक्षा। एक बात होगी किसकी? परिमाणात्मक प्रविधियां या संख्यात्मक प्रविधियों की। दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर पे है गुणात्मक प्रविधियां। ये गुणात्मक प्रविधियां भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होता है प्रायोगिक परीक्षा, दूसरा होता है निरीक्षण। दूसरा क्या होता है? निरीक्षण। दूसरा कौन सा होता है? निरीक्षण। और एक कौन सा होता है? प्रायोगिक। अच्छा, पहला कौन सा है? प्रायोगिक, ये वाला प्रायोगिक है, और दूसरा ये वाला क्या है? निरीक्षण है। ठीक है। अच्छा, प्रायोगिक परीक्षा इसे आप कहते हैं प्रैक्टिकल लगना, प्रायोगिक परीक्षा होना। और जिसकी बात करें गुणात्मक, गुणों का आकलन किया जाता है प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से, और क्रिया पक्ष भी कह सकते हैं, भाव पक्ष संबंध भी कैसे हैं। एक होता है साक्षात्कार। निरीक्षण का मतलब निरीक्षण में क्या क्या किया जाता है? साक्षात्कार होना, अभिरुचि व अभिवर्ति का मापन होना, प्रश्नावली, संचिताभिलेख, क्रम निर्धारण सूची, मत सूची या जांच सूची और एनेक्डोटल सूची। इन सब में क्या किया जाता है? निरीक्षण का कार्य किया जाता है। निरीक्षण में क्या क्या होता है? सबसे पहले साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद में अभिरुचि व अभिवृत्ति का मापन, फिर उसके बाद में प्रश्नावली, संचिताभिलेख, कर्म निर्धारण सूची, मत सूची या जांच सूची और एनेक्डोटल सूची। इस प्रकार से जो मूल्यांकन 2 प्रकार की प्रविधियों के माध्यम से होता है, जिसकी बात करें तो एक का नाम है परिमाणात्मक प्रविधियों के माध्यम से और एक होता है गुणात्मक प्रविधियों के माध्यम से। परिमाणात्मक प्रविधियां 2 प्रकार की होती है, ज्ञानात्मक व क्रियात्मक, और गुणात्मक प्रविधियां भी 2 प्रकार की होती है, प्रायोगिक एवं निरीक्षण।
इसी के साथ हमारा जो मूल्यांकन है इसी को हम समाप्त, इस कार्य को हम समाप्त करते हैं। अब मूल्यांकन से आगे चलते हैं तो कौन कौन से कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक मूल्यांकन होता है जिसका नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे कहते हैं CCE। एक मूल्यांकन होता है जिसका नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, यानी वर्तमान विद्यालय प्रणाली में मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व के विकास के संपूर्ण क्षेत्रों को अर्थात शैक्षिक व गैर शैक्षिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आज के क्षेत्र में, इस जमाने में, इस युग में जो विद्यालय की जो प्रणाली है, और इस विद्यालय की प्रणाली की बात करें तो मूल्यांकन की जो प्रणाली है, विद्यालय प्रणाली में मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व के विकास के संपूर्ण क्षेत्रों को अर्थात शैक्षिक व गैर शैक्षिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसलिए ही मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है। अब मूल्यांकन का क्षेत्र क्या हो गया है, अत्यधिक व्यापक हो गया है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर शैक्षिक के साथ साथ गैर शैक्षिक क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया है। पहले क्या होता था, शैक्षिक क्षेत्र ही शामिल हुआ करता था, अब इसको भी शामिल किया गया है। क्योंकि वर्तमान जो विद्यालय व्यवस्था है, उस विद्यालय की व्यवस्था में या प्रणाली में मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व के विकास के संपूर्ण क्षेत्रों को, यानी संपूर्ण जो भी उसके क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को अर्थात शैक्षिक क्षेत्र को व गैर शैक्षिक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इसलिए ही मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है या व्यापक हो गया है। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा हो गया, व्यापक हो गया है। इस मान्यता के अनुसार मूल्यांकन का एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, इस मान्यता की बात करें तो यहां इन दोनों को शामिल करने के बाद में मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। इसके आधार पर यह अनुमान होता है कि जो मूल्यांकन, इस मान्यता के अनुसार जो मूल्यांकन जो होता है एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है जो छात्रों की क्षमता और कर्मियों को बार बार बताकर उन्हें अपने आप को समझने व सुधरने का बेहतर अवसर प्रदान करता है। यानी इसके द्वारा इस व्यापक प्रक्रिया है जो इस मान्यता के अनुसार, ये मान्यता है कि शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक क्षेत्रों को इसमें जब शामिल किया गया है तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो क्या हो गया है, व्यापक हो गया है। जब व्यापक हो गया तो इस मान्यता के अनुसार मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है जो छात्रों की क्षमता और कमियों को बार बताकर, इस प्रक्रिया के द्वारा छात्र में जो भी शैक्षिक या गैर शैक्षिक कमियां होती है उन कमियों को बता करके उन्हें अपने आप को समझने व सुधरने का बेहतर अवसर प्रदान करता है। जो CCE होता है वह छात्रों के बेहतर व्यापार यानी बेहतर व उनके अवसर को समझने का यानी बेहतरीन तरीका है जिसको सीख करके अपने अवसर को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। यानी इसके माध्यम से क्या होता है, जो छात्र होते हैं उनकी जो कमियां हैं उन कमियों का निवारण होता है और उन कमियों के निवारण के साथ ही उनकी जो समझने व सुधरने की जो व्यवस्था है वो बेहतरीन होती है और वह सुधरने का बेहतर अवसर प्रदान करता है। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ है वो क्या है। सतत का अर्थ है निरंतर। सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब क्या होता है, निरंतर या लगातार, अर्थात मूल्यांकन की एक नियमित प्रक्रिया है। सतत का मतलब यहाँ यह मूल्यांकन की एक क्या है, एक नियमित प्रक्रिया है। क्या है, नियमित प्रक्रिया है। सतत का अर्थ होता है निरंतर और निरंतर का मतलब होता है लगातार, अर्थात मूल्यांकन की एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत का मतलब। और समग्र, सतत एवं समग्र का अर्थ है कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया जो बालक के संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक क्षेत्रों से संबंधित है। देखिए, समग्र का अर्थ है कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया जो बालक के संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक क्षेत्रों से संबंधित है।
समग्र का मतलब संपूर्ण क्षेत्र हो गया, समग्र का मतलब होता है संपूर्ण, समग्र का मतलब क्या होता है संपूर्ण, और संपूर्ण का मतलब यह हुआ समग्र का अर्थ की पाठ्यक्रम एवं पाठ्य की संबंधित जो भी सहगामी क्रियाएं हैं वह सहगामी क्रियाएं आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया है जो बालक के संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक क्षेत्रों से संबंधित है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सतत का अर्थ होता है निरंतर, निरंतर का मतलब मूल्यांकन एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है, और समग्र का मतलब यह होता है कि पाठ्यम जो पाठ्य सहगामी जो भी क्रियाएं होती है जो बालक के संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होती है। सतत मूल्यांकन का आशय है, अब यहाँ सतत की बात करें तो सतत मूल्यांकन का आशय ऐसे मूल्यांकन से है जो समय समय पर लगातार चलता रहता है। सतत का मतलब होता है लगातार या निरंतर चलता रहता है। तो सतत मूल्यांकन का आशय ऐसे मूल्यांकन से होता है जो समय समय पर लगातार चलता रहता है। मूल्यांकन, ये मूल्यांकन क्या होता है लगातार चलता रहता है, ऐसे नहीं आज हो गया बाद में नहीं होगा, अर्थात लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सा मूल्यांकन? सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो व्यापक मूल्यांकन का आशय ऐसे मूल्यांकन से है जिसके द्वारा हम छात्रों की संपूर्ण उपलब्धियों एवं अनुपलब्धियों की जानकारी करते रहते हैं, अर्थात सर्वांगीण विकास होता है। देखिए व्यापक मूल्यांकन की बात करूं तो व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। क्या होता है? व्यक्ति का या छात्र का क्या होता है यहाँ पर? सर्वांगीण विकास। क्योंकि सतत मूल्यांकन जो होता है ना वो तो लगातार चलता रहता है, अर्थात समय समय पर लगातार चलता रहता है, जबकि समग्र जो मूल्यांकन है जिसे व्यापक मूल्यांकन है, तो व्यापक मूल्यांकन के आशय की बात ऐसे मूल्यांकन से होती है जिसके द्वारा हम छात्रों की संपूर्ण उपलब्धियों एवं अनुपलब्धियों की, जो उसमें उपलब्धियां प्राप्त की है जो नहीं प्राप्त की है, उन सब की जानकारी इसके द्वारा पता चलती है। यानी उस छात्र की संपूर्ण जानकारी व्यापक मूल्यांकन के आधार पर पूर्ण होती है। यानी व्यापक मूल्यांकन का आशय छात्र की संपूर्ण उपलब्धियों एवं अनुपलब्धियों की जानकारी से संबंधित है। ठीक है, देखिए सतत का मतलब तो होता है लगातार और व्यापक का मतलब उसकी संपूर्ण जानकारी से संबंधित होता है ना। तो यहाँ जो व्यापक और सतत मूल्यांकन किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जानकारी से संबंधित मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ सतत एवं समग्र मूल्यांकन की बात करें तो सतत एवं समग्र जो मूल्यांकन होता है सीसी जिसे कहते हैं वह दो प्रकार से होता है, जिसे कहते हैं एक तो सहज्ञानात्मक यानी विषयवार जो संज्ञानात्मक होता है। संज्ञानात्मक का मतलब ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। विषयवार यानी सहगामी क्रियाएं, सहगामी क्रियाएं यानी सहगामी क्रियाएं होती है एक तो, और एक होती है सह संज्ञानात्मक क्रियाएं, सह संज्ञानात्मक क्रियाएं। ठीक है, अच्छा देखिए एक बार इरेजर का प्रयोग करता हूं, देखना थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए एक तो होती है विषयवार, ये जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक। क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक। और दूसरा जो होता है वह क्या होता है? सह संज्ञानात्मक, अर्थात ये सब होता है। इसमें क्या होता है? सीसी की बात करें तो विषयवार यानी संज्ञानात्मक, और एक होता है सह संज्ञानात्मक। सह संज्ञानात्मक मतलब पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेल कूद डांस इत्यादि का कार्यक्रम होता है। सह संज्ञानात्मक यानी संज्ञान के साथ साथ सह संज्ञान, यानी सीसी का जो कार्यक्रम है सतत एवं समग्र जो मूल्यांकन का कार्य होता है। समग्र का मतलब संपूर्ण यानी व्यापक जो मूल्यांकन का कार्य होता है सीसी, यानी यह दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भाई? दो प्रकार से होता है। एक की बात करूं, एक की बात है विषयवार यानी संज्ञानात्मक होता है। एक तो कौन सा होता है? संज्ञानात्मक। और एक कौन सा होता है? सह संज्ञानात्मक। और सह संज्ञानात्मक की बात करें तो सह संज्ञानात्मक क्या होता है? पाठ्य सहगामी क्रिया और खेल कूद एवं डांस जो भी होता है, खेल कूद डांस इत्यादि ये सब क्या है? सह संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। तो एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रियाएं भी होना, तो दूसरी क्रियाओं में व्यक्ति की जैसे रुचि होती है उसके अनुसार कार्यक्रम किया जाता है। तो सतत एवं समग्र जो मूल्यांकन होता है वह कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। संज्ञानात्मक प्रकार से यानी विषयवार होता है, और एक होता है सह संज्ञानात्मक यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आधार पर और खेल कूद डांस इत्यादि के आधार पर। देखिए अब हम बात करते हैं इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण की, यानी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसकी बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1986। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाए जाने का विचार प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले इसको अपनाए जाने का विचार कब प्रस्तुत हुआ?
1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाए जाने का विचार प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले सतत मूल्यांकन को अपनाए जाने का विचार प्रस्तुत कब किया गया? 1986 में। कब किया गया? 1986 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाए जाने का विचार प्रस्तुत किया गया। एनसीएफ 2005 के द्वारा परीक्षाओं को लचीला बनाए जाने से संबंधित विचार बनाया गया। एक विचार और दिया गया जिसका नाम था कि एनसीएफ 2005 के द्वारा कि जो परीक्षाओं का जो पैटर्न होता है, छात्रों की जो परीक्षाएं ली जाती है जिसके द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है, उसका जो पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। यानी परीक्षाओं का जो पैटर्न कैसा बनाया गया? लचीला बनाए जाने से संबंधित विचार दिया गया। इसमें एनसीएफ 2005 के द्वारा परीक्षाओं को लचीला बनाए जाने से संबंधित विचार दिया गया। एनसीईआरटी के द्वारा 2006 में परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति का गठन किया गया? परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया। एनसीईआरटी के द्वारा 2006 में परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया और इसके फलस्वरूप एक नई विधा सतत एवं समग्र मूल्यांकन को लागू किया गया। समग्र एवं सतत मूल्यांकन को लागू 2006 के द्वारा किया गया। कब किया गया? 2006। इंपॉर्टेंट। सतत एवं समग्र मूल्यांकन को कब लागू किया गया? तो एनसीईआरटी के द्वारा 2006 में परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया और इसके फलस्वरूप एक नई विधा सतत एवं समग्र मूल्यांकन को लागू किया गया। किसको लागू किया गया? सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को लागू किया गया। फिर से रिपीट करता हूं एक बार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया गया, अर्थात अपनाए जाने का विचार दिया गया। 1986 के तहत सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाए जाने का विचार प्रस्तुत किया गया। एनसीएफ 2005 के द्वारा परीक्षाओं को लचीला बनाए जाने से संबंधित विचार प्रस्तुत किया गया। एनसीएफ 2005 के द्वारा परीक्षाओं को लचीला बनाए जाने से संबंधित विचार प्रस्तुत किया गया। एनसीईआरटी के द्वारा 2006 में परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया। किसका? 2006 में परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया। इसके फलस्वरूप एक नई विधा सतत एवं समग्र मूल्यांकन को लागू किया गया। इसको लागू किया गया? सतत एवं समग्र मूल्यांकन को लागू किया। ठीक है, देखिए मित्रों, इस सतत एवं समग्र मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, छात्र का जो सर्वांगीण विकास करना, सतत यानी लगातार करते रहना है। और व्यापक का मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्र से उपलब्धि और अनुपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उसका क्या करना है? मूल्यांकन करना है। अब हम बात करते हैं, अब जब उसका मूल्यांकन का कार्य हो गया, मूल्यांकन यानी हमने मूल्यांकन, साधारण मूल्यांकन किया, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन किया, तो उसके बाद में अब हम करते हैं निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का कार्य। जिस मूल्यांकन में जो कमियां रह जाती है उन कमियों को देखने के लिए निदानात्मक कार्यक्रम किया जाता है और निदानात्मक के द्वारा उसका क्या किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। अब हम प्रारंभ करते हैं जिसको निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण को। शिक्षण का नाम क्या है? निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। देखिए, आधुनिक शिक्षा विज्ञान में वैयक्तिक भेदों के आधार पर इस सत्य का प्रतिपादन किया गया है कि सभी बालकों को एक समान शैक्षिक प्रगति नहीं हो पाती है। आधुनिक आज के समय में शिक्षा विज्ञान में वैयक्तिक यानी व्यक्ति की विभिन्नताओं के आधार पर, व्यक्तिक भेदों के व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर इस सत्य का प्रतिपादन किया गया। इस बात को स्वीकार किया गया है कि आज के शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार की है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर व्यक्ति की जो बालक जो होता है उन बालकों में समान रूप से शैक्षिक प्रगति नहीं हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती है, उसके विचार अलग होते हैं, विभिन्नताएं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वह अलग अलग होता है, तो उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि भी होती है वह समान नहीं हो सकती, सब में क्या हो सकती है? असमान होती है। ये बात आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक मानते हैं और उन वैज्ञानिकों ने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर व्यक्ति की जो शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त होती है, तो व्यक्तिगत भेदों के आधार पर इस सत्य का प्रतिपादन किया गया है कि सभी बालकों को एक समान शैक्षिक प्रगति नहीं हो पाती है। इसका कारण केवल बुद्धिगत भेद ही नहीं है कि बुद्धि को आधार पर ही इसको अलग अलग मान लिया है, नहीं, अपितु और भी अनेक कारण हो सकते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, जिस कारण से उनके समान शैक्षिक प्रगति नहीं हो पाती है। इसका कारण एक नहीं कि बुद्धिगत कारण से ही ऐसा होता है, नहीं, अनेक कारणों से ऐसा
होता है। इसका कारण केवल बुद्धिगत भेद ही नहीं है, अपितु और भी अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक एवं मानसिक दोष, पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियां, प्रारंभिक शिक्षा, दीक्षा का अभाव आदि भी होता है। व्यक्ति की जो विभिन्नताओं का कारण होता है, सबसे पहला कारण होता है उसका शारीरिक एवं मानसिक दोष। जैसा व्यक्ति का शरीर एवं मानसिक दोष होता है, अर्थात जैसा शारीरिक एवं मानसिक व्यक्तित्व होता है, उसी के अनुसार व्यक्ति का जो कार्य जो प्रारंभ करता है वह होता है। एक होता है पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारणों के कारण भी व्यक्ति में विचारों में विभिन्नता आ जाती है। एक सामाजिक परिस्थितियां, यानी सामाजिक जो परिस्थितियां होती है उसके अनुकूल नहीं होती है। छात्रों के जब अनुकूल नहीं होती है तो भी वो क्या करते हैं, शिक्षण को प्राप्त करने में असमर्थ रह जाते हैं। एक प्रारंभिक शिक्षा, दीक्षा और एक वातावरण। वातावरण जिसे कह सकते हैं ना, सामाजिक वातावरण कह सकते हैं, सामाजिक परिस्थितियां हो सकती है जैसे, वह सभी भी इन सभी के कारणों में अपना महत्व स्थान रखते हैं। तो आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि वैयक्तिक भेदों के आधार पर ही इस सत्य का प्रतिपादन किया गया है कि सभी बालकों को एक समान शैक्षिक प्रगति नहीं हो पाती है, कि सभी बालकों में एक जैसी शैक्षिक प्रगति नहीं हो पाती है। इसका कारण केवल बुद्धि नहीं है, इसके अनेक कारण हैं। उन कारणों की बात करें तो अनेक कारण कौन कौन से हैं, जैसे उसका शारीरिक एवं मानसिक दोष, वातावरण, परिवार, सामाजिक परिस्थितियां, प्रारंभिक शिक्षा, जैसे उसकी प्रारंभिक जो शिक्षा होती है ना, स्कूली शिक्षा, वो शिक्षा दीक्षा का भी अभाव, यानी प्रारंभ में उसको विद्यालय में नहीं भेजा जाना, अच्छी विद्यालय में नहीं भेजा जाना, यानी प्रारंभिक समय की जो शिक्षा और दीक्षा का जो दायित्व जिससे प्राप्त होता है वह सकुशल नहीं होना, इन सब, या प्रारंभ में विद्यालय में समय से नहीं भेजा जाना, लेट भेजा जाना, उसके समाज की स्थिति ठीक नहीं होना, सामाजिक परिस्थितियां नहीं होना, उनके आसपास का वातावरण ठीक नहीं होना, परिवार का माहौल अच्छा नहीं होना, शरीर में कुछ कमी होना, मानसिक उसके कोई दोषों का होना, इन सब कारणों से व्यक्ति में अनेक प्रकार के व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर व्यक्ति शैक्षिक प्रगति करता है। जिसकी जैसी व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व के आधार पर ही उसके शैक्षिक व्यक्तित्व का, यानी शैक्षिक जो प्रगति होती है वो होती है। अब क्या करते हैं, निदानात्मक या उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसके बारे में चर्चा करने से पहले इस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया के दो अभिन्न पहलू हैं। यानी निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की बात कर रहे हैं तो इसकी बात करें तो देखना, यहाँ जो शिक्षण होता है, इस प्रकार का जो उपचारात्मक एवं शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उसके दो भिन्न पहलू है, अभिन्न पहलू है। एक तो होता है निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। निदान का मतलब होता है सबसे पहले कारणों का पता लगाना। अब निदान का पता कैसे लगाते हैं, कारणों का पता कैसे लगाते हैं, मूल्यांकन के आधार पर लगाते हैं। जो अब तक मूल्यांकन का कार्य किया था उस मूल्यांकन के आधार पर व्यक्ति यानी छात्रों के कारणों का पता लगाया जाता है। अब मूल्यांकन भी साधारण मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के कारणों का पता लगाना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। निदान करना या निदान का परीक्षण करना, परीक्षण का मतलब जांच करना, क्या जांच करना कि छात्रों के कारणों का पता लगाना, जो उसमें जो कमियां हैं उन कमियों के अर्थात उन कारणों का पता लगाना, और उपचारात्मक यानी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना, यानी उनका उपचार करना। पहले तो कमियों का पता लगाना, अब कमियों का क्या करना, उपचार करना। जो कमियां होती है निदान करना, निदान का मतलब होता है जांच पहचान करना, पता लगाना, पता लगा करके उपचार करना, उपचार का मतलब उपचारात्मक शिक्षण देना। पहले निदान करो, मूल्यांकन किया, फिर मूल्यांकन के आधार पर उसका निदान के कारणों का पता लगाया, निदान करने के बाद में उन कारणों का क्या करना है, उपचार करना। जो कमियां रह गई है उन कमियों को सुधार करना। पहले यह है, पहला जो पहलू है, अभिन्न पहलू की बात करें तो पहला पहलू है जिसका नाम है निदानात्मक परीक्षण। पहला परीक्षण क्या नाम है, निदानात्मक परीक्षण। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम यानी सीखने से संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त परीक्षण निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। कि बालक की शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम यानी सीखने से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उस परीक्षण को निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। यानी बालक के शिक्षण यानी सीखने की जो प्रक्रिया है, उस सीखने की प्रक्रिया में सीखने से संबंधित जो भी समस्याएं आती है और उन समस्याओं का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण को निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। क्या परीक्षण कहते हैं भाई? निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। अर्थात बालकों की शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त परीक्षण निदानात्मक परीक्षण कहलाते हैं। अर्थात बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों को ठीक ठीक पता लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ठीक ठीक पता, वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों का वास्तविक पता लगाया जाता है। कमजोर छात्रों की पहचान निष्पत्ति परीक्षा के आधार पर ही की जाती है। कमजोर जो छात्र होते हैं उन कमजोर छात्रों की पहचान निष्पत्ति परीक्षा के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? निष्पत्ति परीक्षा के आधार पर की जाती है। पहला परीक्षण कौन सा है? निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में छात्रों की समस्याओं का पता लगाया जाता है और जब पता लग जाता है तो छात्रों के व्यक्तिगत कठिनाइयों का ठीक ठीक पता लगाया जाता है और ठीक पता लगाने के बाद कमजोर छात्रों की पहचान निष्पत्ति परीक्षा के आधार पर की जाती है। उनमें जो लोगों को अलग अलग छांटा जाता है, तो वहाँ जो कमजोर छात्र होते हैं उनका पता किसके आधार पर लगाते हैं? निष्पत्ति परीक्षा के आधार पर। कौन सी परीक्षा के आधार पर? निष्पत्ति परीक्षा के आधार पर लगाते हैं। शैक्षिक निदान चिकित्सा निदान के समान ही है। जिस प्रकार से डॉक्टर लोग ऐसा परीक्षण करते हैं, वैसे ही शैक्षिक का मतलब शिक्षा का जो निदान होता है वह भी चिकित्सा निदान के समान ही है। चिकित्सा के समान ही शिक्षक द्वारा शिक्षा संप्राप्ति संबंधी दोषों का पता लगाने और उनके कारणों को विधि पूर्वक जानने की प्रक्रिया को ही शैक्षिक निदान कहते हैं। देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से एक डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर क्या करता है? मरीज का मतलब जो चिकित्सक कारण होता है, उसकी बीमारी का जो कारण होता है, उस कारण का पता लगाता है। वैसे ही शिक्षक भी क्या करता है? छात्रों की शैक्षिक संप्रति संबंधी दोषों को पता लगाने के लिए उनके कारणों को विधि पूर्वक नियम से जो जानता है और उसको जानने की प्रक्रिया को ही शैक्षिक निदान कहते हैं। क्या कहते हैं? शैक्षिक निदान कहते हैं। अर्थात जो शिक्षक होता है वह शिक्षक शैक्षिक निदान चिकित्सा निदान के समान ही होता है। यहाँ पर शिक्षक भी चिकित्सक के भांति शिक्षक द्वारा शिक्षा से संबंधित सभी दोषों का पता लगाने और उनके कारणों को विधि पूर्वक जानने की प्रक्रिया को ही शैक्षिक निदान कहते हैं। यानी उसका क्या होता है? कारणों का पता लगाना ही शैक्षिक निदान है। देखिए, एक निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। इस परीक्षण का उद्देश्य, महत्व एवं आवश्यकता। भाषा के चारों कौशलों में छात्रों की गलतियों का ज्ञान करने हेतु। अब यहाँ तो निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य होता है, उसका जो महत्व होता है, उसकी जो आवश्यकता होती है, उसकी बात करें तो भाषा के 4 कौशल हैं। 4 कौशल कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। तो भाषा के 4 कौशल में छात्रों की गलतियों का ज्ञान करने हेतु, छात्र की जो भी गलतियां हैं उन गलतियों का ज्ञान करने हेतु भी इस प्रकार का परीक्षण किया जाता है कि उनके द्वारा कौन कौन सी गलतियां होती है। निदानात्मक शिक्षण का व्यापक उद्देश्य यह है कि सार्थक शिक्षण द्वारा शिक्षार्थियों की भाषा क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि। कि सार्थक शिक्षण यानी अच्छे शिक्षण के ऐसा कार्य, शिक्षण का कार्य करवाना, ऐसा शिक्षण करवाना जिससे शिक्षार्थी यानी विद्यार्थियों की जो भाषाओं की क्षमताएं हैं उन क्षमताओं में उत्तरोत्तर क्या हो? वृद्धि हो। निदानात्मक शिक्षण का व्यापक उद्देश्य है सार्थक शिक्षण द्वारा शिक्षार्थियों की भाषा क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि। बालकों की कठिनाइयों का ज्ञान हो जाता है, बालकों को अपनी शक्ति एवं योग्यता अनुसार शैक्षिक प्रगति करने का अवसर मिलता है। एक बालकों की कठिनाई को क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। जब निदान किया जाता है, कारणों का पता लगाया जाता है, तो पता लगाने पर बालकों की जो भी कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों का क्या होता है? ज्ञान हो जाता है। बालकों को अपनी शक्ति की एवं योग्यता के अनुसार शैक्षिक प्रगति करने का अवसर मिलता है। क्या अवसर मिलता है? कि अब उसके अनुसार उसको क्या करनी चाहिए? प्रगति करनी चाहिए।
निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य महत्व की बात करें तो भाषा के चारों कौशलों में छात्रों की गलतियों का ज्ञान करने हेतु निदानात्मक शिक्षण का व्यापक उद्देश्य है सार्थक शिक्षण द्वारा शिक्षार्थियों की भाषा क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि करना। बालकों की कठिनाई का ज्ञान हो जाता है जिससे बालकों को अपनी शक्ति एवं योग्यता अनुसार शैक्षिक प्रगति करने का अवसर मिलता है। अब निदानात्मक परीक्षण की विधियों की बात करें तो ये निदान करने की दो प्रकार की विधियां होती हैं। निदानात्मक परीक्षण की दो विधियां होती है। कितनी प्रकार की विधियां होती हैं? दो प्रकार की विधियां होती हैं। एक तो है निरीक्षण विधि और एक होती है निदानात्मक परीक्षा। देखो, निरीक्षण में तो क्या करना है? निरीक्षण करना है, और निदान का मतलब कारणों को पता लगाना है। निदानात्मक परीक्षण की विधियों की बात करें तो निदानात्मक परीक्षण की दो विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम है निरीक्षण विधि और दूसरी का नाम है निदानात्मक विधि। निदानात्मक परीक्षण की दो विधियां होती है। पहली विधि का नाम है निरीक्षण विधि, दूसरी विधि का नाम क्या है? निदानात्मक परीक्षा। निरीक्षण विधि की बात करें तो यह परीक्षण नहीं है अपितु निरीक्षण है। यह परीक्षण नहीं, जांच करना नहीं है, निरीक्षण करना है। निरीक्षण की बात करें तो यह परीक्षण नहीं है, अभी तो क्या है? निरीक्षण है, जिसमें छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क कर जानकारी ली जाती है। ऐसे नहीं कि दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जानकारी ली जाती है, नहीं। इससे क्या होता है, जो व्यक्ति होता है जिसका निदानात्मक परीक्षण किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है, उसके इर्द गिर्द रह करके अर्थात छात्र से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए उसकी जानकारी ली जाती है। या अनौपचारिक निरीक्षण भी किया जाता है। यह अधिक विश्वसनीय नहीं है। कक्षा में शिक्षक निरीक्षण विधि का प्रयोग करता है। कौन सी विधि का प्रयोग करता है? निरीक्षण विधि का, जांच परख वाली विधि का क्या करता है? प्रयोग करता है। विधि का नाम क्या है भाई? निरीक्षण विधि। विधि का नाम क्या है? निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि की बात करें तो यह परीक्षण नहीं है, अपितु क्या है? निरीक्षण है, जिसमें छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क कर जानकारी ली जाती है या अनौपचारिक शिक्षण भी किया जाता है। यह अधिक विश्वसनीय नहीं है। कक्षा में शिक्षक निरीक्षण विधि का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? निरीक्षण विधि का प्रयोग करता है। देखिए, निरीक्षण में क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है और व्यक्तिगत जानकारी ली जाती है, उससे संपर्क किया जाता है छात्र से। छात्र से व्यक्तिगत संपर्क कर जानकारी ली जाती है। यह अनौपचारिक निरीक्षण भी किया जाता है। यह अधिक विश्वसनीय नहीं है। कक्षा में शिक्षक निरीक्षण विधि का प्रयोग करता है। कभी कभी कक्षा में अध्यापक इस विधि का क्या करता है? प्रयोग करता है। एक होती है निदानात्मक परीक्षा। परीक्षा का नाम क्या है? निदानात्मक। परीक्षा का नाम क्या है? निदानात्मक। छात्रों की भाषागत त्रुटियों व कमजोरियों हेतु इनका अधिक प्रयोग किया जाता है। अब जो भी छात्र छात्राएं होती हैं, उन छात्राओं की जो भाषागत जो त्रुटियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, उन कमियों को या कमजोरियों हेतु इसका क्या किया जाता है? इनका अधिक प्रयोग किया जाता है। त्रुटियों का निवारण करने के लिए या त्रुटियों का निवारण जिसके द्वारा होता है वह होता है निदानात्मक। कि छात्रों की भाषागत त्रुटियों व कमजोरियों हेतु इनका अधिक प्रयोग किया जाता है। ये शाब्दिक व अशाब्दिक होते हैं। कैसे होते हैं? शाब्दिक एवं अशाब्दिक होते हैं। छात्रों के विभिन्न पक्षों के व्यवहारों का मापन किया जाता है। इसमें छात्रों के विभिन्न जो भी पक्ष हैं, विभिन्न पक्षों के व्यवहारों का मापन किया जाता है, जैसे शैक्षिक योग्यता, बुद्धि, अभिरुचि, व्यक्तिगत गुण, कौशल आदि। यानी निदानात्मक जो परीक्षा होती है, उस निदानात्मक परीक्षा में छात्रों की जो भी भाषागत त्रुटियां होती है, जो भी कमजोरियां होती है, इनका अधिक प्रयोग किया जाता है। ये शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी होते हैं। छात्रों के विभिन्न पक्षों के व्यवहारों का मापन किया जाता है, जैसे शैक्षिक योग्यता, बुद्धि, अभिरुचि, व्यक्तिगत गुण, कौशल आदि। तो भाषा की जो निदानात्मक प्रक्रिया है, उस निदानात्मक प्रक्रिया की बात करें तो छात्रों की भाषागत जो भी कमियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों को निवारण करने के लिए, त्रुटियां शाब्दिक भी हो सकती है, अशाब्दिक भी हो सकती है, तो निवारण करने के लिए यानी विभिन्न प्रकार के पक्षों का व्यवहारों का मापन किया जाता है, जैसे शैक्षिक योग्यता, बुद्धि, अभिरुचि, व्यक्तिगत गुण, कौशल आदि के माध्यम से उसका परीक्षण किया जाता है। एक शिक्षण होता है जिसका नाम है उपचारात्मक शिक्षण। अब जो निदानात्मक कार्य कर लिया, अब जो हमने कारणों का पता लगा लिया, जिन कारणों का अब तक हमने जो पता लगाया है, उन सभी कारणों का अब क्या किया जाएगा? उपचारात्मक कार्यक्रम किया जाएगा।
कार्यक्रम कौन सा किया जाएगा भाई? उपचारात्मक। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो किसी छात्र या छात्रों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण से संबंधित समस्याओं या कठिनाइयों के निवारण के लिए किया जाने वाला शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो किसी छात्र या छात्रों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण से संबंधित समस्याओं या कठिनाइयों के निवारण के लिए किया जाने वाला शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। किसी छात्र या छात्रों के समूह को किसी विषय से संबंधित विशेष प्रकरण से संबंधित समस्याओं या कठिनाइयों के निवारण के लिए किया जाने वाला शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक मतलब क्या होता है? कारण का पता लगा लिया निदान में, और कारण का पता लगाने के बाद उसको उपचार करना, यानी छात्रों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण से संबंधित समस्या या कठिनाई होने पर जब उस कारण का पता लग जाता है तो यहाँ अब उस कारण के निवारण के लिए किया जाने वाला जो कार्य है वह कार्य उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अर्थात कारण के पता लगने के बाद उस कारण के निवारण के लिए जो कार्य किया जाता है वह अनुदेशात्मक या उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है। इसका जो प्रमुख आधार होता है किसका? उपचारात्मक शिक्षण का। इस उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है। क्या होती है भाई? निदानात्मक प्रक्रिया होती है। उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रमुख आधार होता है वह निदानात्मक प्रक्रिया होती है। निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। पहले निदान किया जाएगा, कारणों का पता लगाया जाएगा, कारणों के पता लगाए जाने के बाद ही क्या किया जाएगा? उपचार किया जाएगा। यानी छात्र विषय को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इनके कारणों का ये पता लगाना ही निदान है। पहले निदान करेंगे कि छात्रों के विषयों का क्यों नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझने का कारण क्या है। जब कारणों का पता लगता है तो उस कारण को निवारण करने के लिए जो शिक्षण व्यवस्था अपनाई जाती है उसे कहते हैं उपचारात्मक। यानी उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख आधार है निदानात्मक प्रक्रिया। निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। छात्र विषय को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इनके कारणों का पता लगाना ही निदान है। एक शिक्षण होता है जिसका नाम उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो उपचार का मतलब क्या करता है? निदान करना, यानी कारणों का क्या करना? निदान करना ही उपचारात्मक है। एक इसके उद्देश्य होते हैं। बात करें किसके? इसके उद्देश्यों की। उपचारात्मक जो शिक्षण होता है इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की बात करें, इससे क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण में लेखन त्रुटियां दूर करना, लिखने में जो कमियां हो रही थी उन कमियों को क्या करना? दूर करना। लेखन की यानी लिखने की जो त्रुटियां हैं उनको क्या करना? दूर करना। छात्रों को उत्साहवर्धन करना, यानी छात्रों में क्या करना? उत्साहवर्धन करना। छात्रों व अध्यापकों में स्फूर्ति का संपादन करना, यानी छात्रों व अध्यापकों में क्या करना? स्फूर्ति संपादन। मानसिक तनाव दूर कर शिक्षण में अवरोध को दूर करना। मानसिक जो भी तनाव रहते हैं उन तनावों को दूर करना और शिक्षण में अवरोध को दूर करना। तो छात्रों में जो भी कमियां होती है अर्थात लिखने से संबंधित जो भी त्रुटियां होती है उन त्रुटियों को क्या करना? दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या किया जाता है? छात्र में लिखने में जो भी कमियां रह जाती है उन कमियों को निदान करके यानी ढूंढ करके उनकी कमियों का निवारण करना। छात्रों में यदि उत्साह की कमी है तो उत्साह का वर्धन करना। छात्रों व अध्यापकों में यदि स्फूर्ति की कमी है तो उनमें स्फूर्ति का संपादन करना। मानसिक तनाव को दूर कर शिक्षण में अवरोध को दूर करना, जो शिक्षण के कार्य को अवरुद्ध कर रहा है उस कार्य को दूर करना, यानी उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य की बात। अब हम बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के रूप या प्रकार। ये जो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है ना वो कितने प्रकार से होता है। देखिए उपचारात्मक जो शिक्षण होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है व्यक्तिगत उपचारात्मक प्रभाव, एक सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण और एक होता है उपचार गृहों या भाषा प्रयोगशालाओं के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण।
आप सब भलीभांति परिचित हैं व्यक्तिगत उपचारात्मक। यदि किसी एक व्यक्ति विशेष में जो कमियां हैं उन कमियों यानी इन कारणों को ढूंढा जाता है, उन कारणों को ढूंढ करके उसके कारणों का निदान किया जाता है, उपचार किया जाता है। अब उन कारणों के निवारण के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। यानी व्यक्तिगत यानी एक एक व्यक्ति की जो भी कारण है, कमियों से संबंधित जो भी कारण है, उन कारणों को ढूंढ करके उन कारणों का क्या किया जाना, निदान करना ही व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण होता है। प्रभाव कहें, कारण कहें। यदि किसी समूह विशेष के अंदर एक जैसी कमियां हैं संपूर्ण समय में, जैसे मान लो एक कक्षा है और एक जो संपूर्ण कक्षा है उस संपूर्ण कक्षा के छात्रों के द्वारा एक ही एक गलती हो रही है, तो यहाँ एक साथ सामूहिक रूप से भी उन छात्रों को यहाँ उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनकी कमियों का जो निवारण करके उनको निदान का कार्य करवाया जाता है। यानी उनकी कमियों को क्या किया जाता है, निदान किया जाता है। निदान का मतलब क्या होता है, उपचार दिया जाता है। कई बार क्या होता है, उपचार गृह या भाषा प्रयोगशालाओं द्वारा भी उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। जब दोनों कई बार उनका प्रभाव नहीं होता है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रभाव नहीं होता है, तो उपचार गृहों या भाषा प्रयोगशालाओं के द्वारा भी उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया जाता है। देखिए, तो इस प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण जो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत उपचारात्मक प्रभाव, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण और उपचार गृहों या भाषा प्रयोगशालाओं द्वारा उपचारात्मक शिक्षण। देखिए, अब हम बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र की बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से क्षेत्र में दिया जा सकता है। पठन एवं वाचन में। पठन का मतलब होता है पढ़ना और वाचन का मतलब होता है बोलना। बोलने पे और पढ़ने में, देखिए, बोलना और पढ़ना इसका मतलब होता है अभिव्यक्त करना। जब व्यक्ति पढ़ता है और पढ़ने में जो उससे गलतियां होती है, जो त्रुटियां होती है, उन त्रुटियों को इंगित करके उन त्रुटियों का निवारण करना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। यानी पढ़ने के साथ होने वाली जो कमियां हैं उन कमियों का क्या करना, निवारण करना। एक होता है लेखन या वर्तनी की जो अशुद्धियां होती है, लिखने में जो त्रुटियां होती है, उन त्रुटियों का क्या करना, इंगित करना, देखना, उनका निदान करना और निदान करके उनकी यानी वर्तनी की जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों का निवारण करना। क्या करना, निवारण करना। एक होता है भाषा या व्याकरण। भाषा मतलब भाषा का जो भी ज्ञान है, भाषा जो भी है, जो भी व्याकरण है, उस व्याकरण में जो कमियां रहती है उन कमियों का क्या करना, निवारण करना। उच्चारण करने में यदि अक्षमता है, सक्षम नहीं है, उच्चारण करने में समर्थ नहीं है, स्पष्ट वक्ता नहीं है, उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो क्या करना, उच्चारण का मतलब उनके स्पष्ट कराने के लिए उसका क्या करना, उपचार करना। अंकगणित, ये जो गणित है, अंकगणित जो भी है, अंकगणित में क्या करना, जो भी कमियां होती है उन कमियों का क्या करना, निवारण करना। भाषा कौशल, भाषा के जितने कौशल है, कौशल कितने हैं, 4 कौशल हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसन, राइटिंग, रीडिंग, LSRW। LS का मतलब होता है लिसन, LS स्पीक, R यानी रीड और W का मतलब राइट। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवणम, भाषणम, पढ़नम, लेखनम। इन जो भी चारों कौशल है, भाषा की जो चारों कौशल है, इन कौशलों में जो भी कमियां होती है, जो भी त्रुटियां रहती है, उन कमियों का निवारण करना, ढूंढना, कमियों को निदान करना और उसका उपचार करना ही क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। तो जो भी इसके क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की बात करूं तो इन क्षेत्रों में भाषा के उपचार का कार्य किया जाता है। कौन कौन से में, पठन में अर्थात वाचन में, लेखन या वर्तनी में, भाषा या व्याकरण में, उच्चारण में, अंकगणित में और भाषा के कौशल में भी उपचारात्मक कार्य किया जाता है। देखिए, इसी के साथ यूं समझिए आप कि हमारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम जो है, रीट का जो पाठ्यक्रम है, वो रीट का पाठ्यक्रम क्या होता है, समाप्त होता है। अंतिम जो बिंदु है रीट के पाठ्यक्रम का वो यही है, उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन के बाद में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और फिर है निदानात्मक एवं उपचारात्मक मूल्यांकन।
यानी जो शिक्षण का कार्य होता है, शिक्षण का मतलब मूल्यांकन को देखना है और मूल्यांकन के बाद में जो शिक्षण का हम कार्य कराते हैं वो कार्य करवाना है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसके बाद में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण का कार्य। मित्रों, मैं आपको कहना चाहूँगा एक बार कि जो हमारी जो परीक्षा होने वाली रिट का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को हाथ में लेकर है, पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको पढ़ना है और जो भी कार्य करना है पाठ्यक्रम के अनुकूल। कई बार पुस्तकों में बहुत अधिक होता है, कई बार बहुत कम होता है। जो हमारे पाठ्यक्रम में है उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपको रिट की क्या करनी है, तैयारी करनी है। और मैंने जो आपकी एक क्लासें ली है संस्कृत से संबंधित या शिक्षण विधियों से संबंधित, तो आपको कैसी लगी इस सब के बारे में आपको सबको फीडबैक देना है। यदि फीडबैक का जो कार्य है आप इस चैनल के माध्यम से भी दे सकते हैं और मेरे नंबर मैं इंगित करता हूं उसके माध्यम से भी किसी को किसी प्रकार की समस्या आती है तो समस्याओं का यहाँ पर भी उनका निवारण होगा। उनकी बात करें नंबर है 9785199994। नंबर की बात करूँ तो नंबर क्या है 9785199994। किसी को भी किसी भी प्रकार की संस्कृत से संबंधित या रीड से संबंधित कोई भी समस्या हो तो समस्या के लिए 9785199994 पर संपर्क करें। 9785199999 पर संपर्क करें। 9785199994 पर क्या करें, संपर्क करें और अपना फीडबैक दें, जिससे आपके फीडबैक से ही मुझे उत्साह मिलेगा और उत्साह से ही आगे का जो भी कार्य होगा उत्साहवर्धन के आधार पर होगा। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या रही हो तो समस्या के लिए आप अपना फीडबैक अवश्य दें। देखिए, आपका फीडबैक मेरे लिए मोटिवेट होगा और मैं उससे मोटिवेट होऊंगा और जो कमियां रही हैं उन कमियों का क्या करूंगा, निदान के बाद उपचार होगा और उपचार का मतलब जो कमियां होगी उनका निवारण करेंगे और निवारण के बाद में क्या होगा, उनको व्यवस्थित करेंगे और आगे से ऐसी कोई कमियां नहीं रहे। देखिए, इस रीट के पाठ्यक्रम की मैं एक बार फिर से बात करूं तो हमारे इस पाठ्यक्रम में जो बिंदु थे उन बिंदुओं की मैं बात करूं। पहला बिंदु था जिसका शिक्षण विधियां या भाषा, कोई भी क्रम से कोई दिक्कत नहीं है। भाषा के कौशल की बात करें तो भाषा के कितने कौशल है, 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। विधियों की बात करें तो विधियां कितनी हैं, व्याकरण की शिक्षण विधियां और पाठ्य योजना, गद्य की शिक्षण विधियां और पाठ्य योजना, पद्य की शिक्षण विधियां और पाठ्य योजना, और नाटक की शिक्षण विधियां और पाठ्य योजना, अनुवाद की शिक्षण विधियां और पाठ्य योजना। फिर हमने बाद में एक सिद्धांत पढ़ा, शिक्षण के अधिगम के सिद्धांत या शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण के सिद्धांतों की चर्चा करी। शिक्षण की अभिरुचि से संबंधित प्रश्न या अध्यापक प्रवाह कौशल या अध्यापक कौशल के बारे में चर्चा करी। फिर उसके बाद में हमने अगली कक्षा में हमने पढ़ा कि संस्कृत यानी संप्रेषण है, संस्कृत भाषा के संप्रेषित करने के अधिगम के साधन यानी अधिगम के संबंधित साधन, सीखने के जो भी साधन उन साधनों की चर्चा करी और पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए उन सब के बारे में अध्ययन किया। और उसके बाद में मूल्यांकन का मतलब मूल्य का अंकन करना है। मूल्यांकन में हमने मूल्यांकन के प्रकार के बारे में अध्ययन किया, प्रकार के साथ में हमने सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद ही निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में अध्ययन किया। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, कि आप सब लोग अपनी जो तैयारी है उसको पूर्ण 100% करने की तैयारी करें। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं कि अगर कई लोग खामोश हो तो खामोश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसल जाती है। मन में विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं करता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए किसी को हार नहीं मानी है, लगातार मेहनत करनी है, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं गजानन शर्मा आपका फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पुनः धन्यवाद इसी शब्दों के साथ मैं आज इस कक्षा को समाप्त करता हूं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।